1300 पॉइंट्स। जी हां, सेंसेक्स में अचानक से आई ये 1300 पॉइंट्स की भारी गिरावट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और निफ्टी 50 वहां तो रातों रात 1.5% यानी करीब 350 पॉइंट से ज्यादा का सफाया हो गया। शुरुआत में मार्केट को देखकर ऐसा लगा था कि शायद थोड़ी रिकवरी होगी, बाजार संभलेगा, लेकिन फिर जो ताबड़तोड़ सेलिंग हुई ना, उसने अच्छे अच्छों को चौंका कर रख दिया। तो आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इस भारी भरकम गिरावट के पीछे की असली वजह को डिकोड करेंगे। बाजार के रोजमर्रा के शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर हम उन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्ट्स और असल हकीकत पर बात करेंगे जिन्होंने इस क्रैश को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस 1300 पॉइंट की मिस्ट्री के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। देखिए, बाजार में ये जो इतना बड़ा क्रैश आया, ये कोई रूटीन गिरावट नहीं थी। इसका एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर था। आमतौर पे क्या होता है, जब भी मार्केट इतना गिरता है तो हम सोचते हैं कि ज़रूर ग्लोबल मार्केट से कोई बुरी खबर आई होगी या कोई बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो गया होगा, राइट। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस क्रैश का ट्रिगर विदेश से नहीं बल्कि हमारे देश के भीतर से ही आया। और वो ट्रिगर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में दिया गया एक ऑफिशियल भाषण। अब आप शायद सोचें कि एक भाषण से मार्केट कैसे क्रैश कर सकता है, तो इसका जवाब है रीड बिटवीन द लाइन्स। शेयर बाजार कभी भी सिर्फ बोले गए शब्दों पर रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा उन बातों पर रिएक्ट करता है जो अनकही रह जाती हैं। उस भाषण के अंदर कुछ बहुत ही गहरी और गंभीर इकोनॉमिक चेतावनियां छिपी थीं, और हमारे इन्वेस्टर्स ने तुरंत ये भांप लिया कि आने वाले समय में कुछ बहुत ही कड़े और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की उस अप्रत्याशित अपील की। सवाल यह है कि क्या यह महज एक सिविक ड्यूटी निभाने की गुजारिश थी या फिर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल। नागरिकों से कुछ ऐसी अपीलें की गईं जो सच में काफी हैरान करने वाली थीं। पर यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये कोई नए कानून या नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका पालन न करने पर कोई जुर्माना लग जाएगा या कोई सजा होगी। ये पूरी तरह से वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक रिक्वेस्ट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक ऐसी अपीलों की जरूरत पड़ी ही क्यों। इन अपीलों की लिस्ट और इनकी गंभीरता को जरा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ ये रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम अगले 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दें, यहां तक कि शादियों के लिए भी। विदेशी यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को टालने की बात कही गई और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देने को कहा गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, रोजमर्रा की चीजों पर भी फोकस था, जैसे सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल 10% तक कम करना, एनर्जी बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कारपूलिंग या वर्क फ्रॉम होम को अपनाना। और तो और किसानों से भी ये खास अपील की गई कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल 50% तक कम कर दें और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ सोलर पंप्स का यूज करें। अब सतह पर देखने में ये सारी बातें आम लग सकती हैं, लेकिन असल में इनका सीधा कनेक्शन हमारी विदेशी मुद्रा और आयातित महंगाई से है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम सीधे ग्लोबल करेंसी मार्केट और डॉलर्स से जुड़े हुए हैं। इन अपीलों के पीछे का जो असली मैक्रो इकोनॉमिक कारण है, उसे समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे रोजमर्रा के काम हैं, जैसे सोना खरीदना, छुट्टियां मनाने विदेश जाना या खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डालना, और दूसरी तरफ है इनका सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। देखिए, जब हम भारी मात्रा में सोना मंगाते हैं या हमें फ्यूल और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो ये सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इन सब का पेमेंट किस में होता है? डॉलर्स में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जितना ज्यादा ये सब इंपोर्ट करेंगे, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व उतनी ही तेजी से खाली होगा। और बस यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़ी समस्या का, जिसे हम कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित महंगाई। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि जब बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाता है तो वो अपने साथ साथ हमारे देश के अंदर भी महंगाई ले आता है। अब आप खुद सोचिए, जब मिडल ईस्ट जैसे इलाकों में ग्लोबल सप्लाई का रिस्क बढ़ता है तो बाहर से तेल या कोई भी सामान मंगवाना सीधा सीधा अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगाई को न्योता देना है। और ये सारी कड़ियां जुड़कर हमें ले जाती हैं आज की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती की तरफ, और वो है कैड का बढ़ता हुआ खतरा। ये वो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो इस पूरी सिचुएशन का असली सार है। सरकार की इस पूरी चिंता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। अब ये कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये किसी देश के व्यापार का एक तरह का पैमाना है।
जब आप बाहर से सामान मंगाने पर ज्यादा खर्च करते हैं और अपना सामान बाहर बेचने से कम कमाते हैं, तो जो बीच का घाटा होता है ना, उसे ही चालू खाता घाटा कहते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा हो और इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा हो, तो ये इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और इसका सबसे बुरा असर हमारी अपनी करेंसी पे पड़ता है, जिसकी वैल्यू लगातार गिरने लगती है। तो अब वापस चलते हैं शेयर बाजार की तरफ। सवाल ये है कि आखिर मार्केट का भावी अनुमान क्या है? ये प्रोएक्टिव सेल ऑफ क्यों हो रहा है? निवेशकों ने इतनी जल्दबाजी में रिएक्ट क्यों किया और इंडेक्स को सीधा 24,000 के मार्क के नीचे क्यों धकेल दिया? इसका सीधा सा जवाब है बाजार की दूरदर्शिता। मार्केट हमेशा आज में नहीं, कल में जीता है। और मार्केट को कल क्या दिख रहा है? कुछ बहुत ही सख्त पॉलिसियां। बाजार पहले से ही मानकर चल रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। उदाहरण के लिए सोने और विदेशी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या नए मल्टी लेवल टैक्स लगाए जा सकते हैं। और तो और कोटक इक्विटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो तो इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 30% तक का भारी उछाल आ सकता है। तो कहानी का लब्बो-लुआब ये है कि बाजार किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार नहीं कर रहा है। वो इन अपरिहार्य और कठोर आर्थिक नीतियों को पहले से ही प्राइज इन कर रहा है। जो प्रोएक्टिव निवेशक हैं, जो आने वाले खतरे को पहले ही सूंघ लेते हैं, वो इन भारी भरकम टैक्सेस और आने वाले झटकों से बचने के लिए अभी से अपने पोर्टफोलियो को तेजी से हल्का कर रहे हैं। और यही वो असली वजह है जिसने इस भारी बिकवाली को जन्म दिया। अब इन सब के बीच एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय स्थिति हमारे सामने आकर खड़ा हो गई है। हमारी करेंसी यानी रुपए की लगातार गिरती हुई कीमत। फिलहाल रुपया 95.24 के लेवल के आसपास संघर्ष कर रहा है। जिस तरह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर इतना भारी दबाव है और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, तो आज का सबसे बड़ा और प्रासंगिक सवाल यही है कि क्या रुपया जल्द ही 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा? क्या रुपया शतक लगाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी पूरी आर्थिक दिशा को तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।